Good morning, namaste everyone. Myself, Dr. Shantanu Prakash Agrawal, Scientific Secretary, GP Association, would like to welcome you all today on the CME. The topic for today is health problem of elderly. ये बहुत ही एक जटिल समस्या है हम लोगों के सामने। कोई भी बूढ़ा या वृद्ध व्यक्ति हम लोग के सामने आता है, बोलता है सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है। कभी एक प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं बताते हैं, कई चीज़ें एक साथ इंटरमिंगल्ड होती हैं। सर दर्द से लेके पैर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, खांसी, सर्दी, जुकाम, हर चीज़ होती है। तो इसको एक तरीके से हम लोग ने आज के टॉपिक में सोचा कि ये जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे उसको हम लोग समराइज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ने ये टॉपिक रखा है। बिकॉज दिस अ वेरी अपकमिंग न्यू टॉपिक एंड इट विल नीड अ डिटेल्ड वर्कआउट फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर इमरान अहमद खान टू एनलाइटन अस अबाउट दिस थिंग। थैंक यू। डिस्कस करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, उनके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इज नियरली यूनिवर्सल। लेट्स बिगिन विद अ स्टोरी। एक 85 साल की माता जी आई एक डॉक्टर के पास और उन्होंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब मेरा जो बायां घुटना है वो बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उनको देखा, मुस्कुराते हुए बोला माता जी क्या चाहती हैं, 85 साल हो गए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो लेडी ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब मेरा जो दूसरा घुटना है वो भी 85 साल का है, लेकिन उसमें तो दर्द नहीं होता। सो एजिंग इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। एवरीवन हु सर्वाइव्स टू दैट एज विल डेफिनेटली फेस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग। तो 40 is the old age of youth and 50 is the youth of old age, a French phrase meaning that natural process of waxing and waning of the body starts at very young age, but it is visible only at old age. So aging may be premature or scheduled or normal. So there are some myths related with aging in our country and across the world. So one is age is an illness. बुढ़ापा एक बीमारी है, हम बहुत ही कॉमन सुनते हैं। जेनेटिक्स डिटर्मिन्स ऑल इलनेस एंड डिसेबिलिटी। जैसे पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं हर बीमार का बेटा बीमारी हो। तो जेनेटिक्स सारे कुछ नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। डिसेबिलिटी इज इनएविटेबल अमंग सीनियर्स। ऑल एल्डरली आर डिप्रेस्ड, डिमेंटेड एंड डिपेंडेंट, ये मानना भी गलत है। इन अ क्रॉनिक इलनेस सोशल फैक्टर्स आर लेस इंपॉर्टेंट इन लेट लाइफ, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट डेटा आर सफिशिएंट फॉर सोशल पॉलिसी प्लानिंग ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स। करीब 11% थे 2011 के हमारे सेंसस में एल्डरली, जो कि 2050 में एक्सपेक्टेड है कि वो करीब 20% हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो उनके रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। तो इस वजह से एक जो हमारे पास डेटा है वो डेटा हमेशा हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें रिपीटेड रिसर्च करनी पड़ेगी। द ओल्डर पेशेंट्स द ग्रेटर द कॉस्ट एंड एजिंग एंड मॉर्टेलिटी आर सिनोनिमस। ये सारे मिथ्स हैं, इनसे हमको पहले ऊपर उठना होगा, तभी हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। सम टर्मिनोलॉजीज, जेरियाट्रिक्स द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग एंड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अफेक्टिंग ओल्डर एडल्ट्स। Gerontology, the scientific study of the biological, psychological and sociological phenomenon associated with old age and aging. Senior citizen, in Indian context, senior citizen means any person being a citizen of India who has attained the age of 60 years and above. WHO elderly की definition में 65 प्लस मानता है। इंडियन सिनेरियो में हमें जो छूट मिलती है, बाकी जो सारी चीज़ें वो 60 ईयर्स पे मिलते हैं। प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स, द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज इन द जेरियाट्रिक पॉपुलेशन एंड प्रमोटिंग देयर हेल्थ एंड एफिशिएंसी। तो आज हम ज़्यादातर प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस कैटेगराइजेशन ऑफ द एल्डरली इंडिविजुअल्स, यंग ओल्ड 60 to 69, ओल्ड 70 to 79, वेरी ओल्ड एबव 79 ईयर्स। तो यहाँ हम बहुत हार्डली हम देख पा रहे हैं कि कोई यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे यंग ओल्ड है या तो फिर यंग है। तो यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स ओल्डर पर्सन्स डे ऑन 1 अक्टूबर एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। द थीम ऑफ द 2021
ओल्डर पर्सनस डे वाज डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, क्योंकि ये देखा गया कि इधर लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, तो बहुत सारे जो एल्डरली हमारे हैं जो अलग थलग पड़ गए, उनके पास एक्सेस नहीं था। तो इसको देखते हुए डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस ये थीम रखा यूनाइटेड नेशंस ने। तो जेरिएट्रिक पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, 2011 census has highlighted that Indian age structure is undergoing rapid change. India's elderly population has already crossed 100 million mark during 2011. It is expected that the number will increase to more than 300 in 2050. Indian elderly population is expected to cross under 5 children by 2020. क्योंकि हमारे पास 2021 का डेटा अभी है नहीं, तो इसलिए उस पर हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। अब डबल प्रॉब्लम होती है इंडियन एल्डरली के साथ। वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में जो एल्डरली का हेल्थ केयर सेटअप है वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक जो कंबाइंड फैमिली की प्रथा थी उसकी वजह से हमारे जो एल्डरली उनका सारा देख रेख हो जाता था। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ या और बाकी डेवलपमेंटल कुछ चीज़ को देखते हुए बच्चे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए घर से दूर चले जाते हैं, तो एल्डरली अलग पड़ जाते हैं, तो उनकी देख रेख में प्रॉब्लम होती, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में या बाकी चीज़ों में हमारे पास उतना अच्छा हेल्थ सेक्टर डेवलप नहीं है। सो रिस्क ऑफ डिजीज़ इन एल्डरली, ह्यूमन एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्योस्टैटिक रिजर्व ऑफ एवरी ऑर्गन सिस्टम ड्यू टू डिक्रीज फिजियोलॉजिकल रिजर्व, ओल्डर पेशेंट्स डेवलप सिम्टम्स अर्लियर। तो क्या क्या जो चीज़ें हैं जो कि हमें एल्डरली में ज़्यादा मिल सकती हैं, दे आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, दे आर प्रोन टू इंजरीज, they are prone for psychological problems, prone for degenerative disorders and so on. So health problems of the aged can be classified as problems due to aging process itself, problems associated with long term illnesses and psychological problems. So problems due to aging process, तो aging की वजह से हमारा each and every system of the body affected होता है। So there are more chances of senile cataract, glaucoma, nerve deafness, osteoporosis, emphysema, failure of special senses, चेंज इन मेंटल आउटलुक। ये स्पेशल सेंसेस में अगर हम सेंसरी सिस्टम में देखें, जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट सेंसरी सिस्टम हैं, विजुअल है, ऑडिटरी है, टच है, उसमें ये देखा गया है एक स्टडी में, आईसीएमआर की स्टडी में, कि सबसे ज़्यादा जो मॉर्बिडिटी देखी गई है वो देखी गई है ऑडिटरी में, उसके बाद फिर विजुअल में देखी गई है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म इलनेसेस, डिजेनरेटिव डिजीज़, कैंसर्स, एक्सीडेंट्स, डायबिटीज़, disease of locomotor system, respiratory illness and genitourinary system. So psychological problems, years wrinkles the skin but worry, doubt, fear, anxiety and self-distrust wrinkles the soul. Mental changes, impaired memory, rigidity of outlook, dislike of changes are among some of them. There may be sexual maladjustment, emotional disturbances, social maladjustment leads to bitterness, inner withdrawal, depression, weariness of life and even suicide, tendency of suicide. There are more chances of cognitive impairment among elderly. Cognition is the process of acquiring knowledge and understanding through experiences of senses. So it is combination of skills that include attention, memory, language, visuospatial skill such as decision making, goal setting, planning and judgment. So these are very much affected in elderly people. Older adults are the population most at risk of cognitive impairment. Establishing an early diagnosis enables elderly and their family members adjust to the diagnosis and prepare for the future in an appropriate way. So अभी 2020 में पॉलिसी ब्रीफ आई है UN की, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ओल्डर पर्सनस। तो कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ वो एल्डरली पर भी हुआ है। और शुरुआत में हमने देखा था, ये हम बार बार सुन रहे थे कि इन्फेक्शन के चांसेस, मॉर्टेलिटी के चांसेस एल्डरली में ज़्यादा हैं। सो जो ग्लोबल एवरेज था एल्डरली का, अबव 80 का, उनकी डेथ रेट 5 टाइम्स मोर थी बाकी ग्लोबल एवरेज से, बाकी एज से। सो वल्नरेबिलिटी उनकी ज़्यादा है। जो जहाँ पर ओल्ड एज होम्स हैं, चूँकि लॉकडाउन लग गया, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, तो जो लोग पहले से ओल्ड एज होम्स में थे उनकी देख रेख लिए भी ओल्ड एज वाले लोग थे, तो उनको और ज़्यादा चांसेस थे इन्फेक्शन के। Abuse in 2017, 1 in 6 older persons were subjected to abuse. With lockdown and reduced care, violence against older persons is on rise, जो कि हमें कोविड के टाइम पे और ज़्यादा देखने को मिला। और ओल्डर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कंज्यूम करते हैं फैसिलिटी, दे आर आल्सो फैसिलिटी प्रोवाइडर्स। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स जो कि इस कोविड में भी काम करना अपना जारी रखे और बहुत सारे लोगों की हेल्प किया। सो एम ऑफ द जेरोंटोलॉजिकल केयर, सो टू प्रमोट, मेंटेन एंड रेस्टोर द हेल्थ ऑफ द एल्डरली पीपल। क्योंकि अगर
कोई एल्डरली तक पहुंचेगा तो सिस्टम कंस्ट्रिक्ट करेगा, फिजियोलॉजिकल रिजर्व कम होंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे तो उन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। टू अचीव ऑप्टिमल इंडिपेंडेंस, टू मेंटेन द डिग्निटी, टू मैक्सिमाइज ऑटोनॉमी डिस्पिट फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल लॉसेस, to provide holistic approach to care, to attain positive physical and mental health, and management includes care of the patients rather only the disease। तो हमें ओवरऑल पेशेंट्स की केयर करनी है, ना कि सिर्फ जो कंप्लेन ये लेके आता है उस पर ध्यान देना है। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्रीमॉर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। So primordial prevention is actually primary prevention in true sense. It is receiving special attention in the prevention of chronic disease, prevention of the emergence of development of risk factors. In primordial prevention, efforts are directed towards discouraging adapting harmful lifestyles. क्योंकि जो chronic diseases हम जानते हैं, बहुत सारे स्टडीज़ में तय पाया गया है कि वो unhealthy lifestyles की वजह से होते हैं। So healthy lifestyles establishing during childhood practices during adolescence and young age continued in the later life are helpful in delaying the process of and maintaining quality of life। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हम यंग एज में ही स्टार्ट कर देंगे तभी उसका इम्पैक्ट हमें एल्डरली में देखने को मिलेगा। अगर एल्डरली में स्टार्ट करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आ जाएंगे। और ये हमेशा हमें पढ़ाया गया और हमेशा से हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गोल ऑफ प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन ऐड लाइफ टू द ईयर्स एंड नॉट मियरली द ईयर्स ऑफ लाइफ। तो जैसे बनाते हैं कि शतक बना के 104 बना के एक्सपायर कर गए, तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देना है, ना कि कितने साल कोई जिया। So, what are the role of primary prevention? So, to develop healthy habits, it stop or curtail tobacco consumption, alcohol abuse, adequate nutrition, physical activity and exercise, which is very important, which is a neglected part nowadays because of our schedules or other things. Adequate sleep, adequate needed immunization, chemoprophylaxis, injury prevention and social activity. So what are the health benefits of exercise in elderly? So there are some physical benefits: improvement of cardiorespiratory function, lowering of blood pressure, correction of dyslipidemia and impaired glucose tolerance, increase in muscle strength and flexibility of joints, improved equilibration and mobility, retards osteoporosis, तो उस पर फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाएंगे, improved sleep, reduction of body weight and enhanced fat metabolism. There are many psychological benefits of exercise too. They are improved cognitive function, sense of well-being and self-esteem, improved mood and delayed depression, increased sociability and social interaction. So avoiding falls and infection. ऐसा देखा गया है कि जो फ्रैक्चर्स के केसेस हैं वो एल्डरली में आउटडोर्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू इंडोर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जो छोटी छोटी बातों के अगर हम ध्यान देंगे तो इससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जैसे वी शुड यूज़ स्लीप रेजिस्टेंट फ्लोरिंग मटेरियल्स स्पेशली इन बाथरूम्स, pathways outside the house should be hard and level surface, handrails on both sides of the corridor staircase in bathroom and toilet, well lit rooms, लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट भी अच्छा खासा होता है इस एज में। ऑब्जेक्ट्स लाइक डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज शुड बी कलर्ड ताकि अच्छे से रिकॉग्नाइज हो सके। स्टेयरकेस हैविंग कंट्रास्टिंग कलर्स एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्टेयर्स, तो पता चल सके कि जहाँ कहाँ सीढ़ियाँ खत्म हो रही हैं स्टार्ट हो रही हैं। लीवर टाइप ऑफ हैंडल्स फॉर आर्थराइटिक फिंगर्स, वेस्टर्न टाइप ऑफ टॉयलेट इंस्टॉल एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। इसकी ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको पहले से ही इसकी इंतज़ाम कर लेना चाहिए बगैर किसी एक्सीडेंट के वेट करते हुए। कुछ इम्यूनाइजेशन है जो कि एल्डरली में अगर हम रूटीनली देते हैं तो हम काफ़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, हर साल लगती है क्योंकि उसमें जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता है, तो हर साल WHO रिकमेंड करता है, नया जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेन होता है उस हिसाब से वैक्सीन आता है तो उसको यूज़ करना चाहिए। न्यूमोकोकल निमोनिया के जो वैक्सीन है उसको हम हाई रिस्क पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। टेटनस एंड डिप्थीरिया के यूज़ कर सकते हैं। वेरिसेला इफ़ नॉट सफर्ड विद वेरिसेला इन यंग एज, एंड सर्टेन हाई रिस्क में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, जापानीज इन्फ्लाइटिस और टाइफाइड फीवर के वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बाई सेकेंडरी प्रिवेंशन वी मीन अर्ली डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो अर्ली डायग्नोसिस हम करेंगे कैसे? तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमें स्क्रीनिंग करना पड़ता है।
कुछ जो ऐसे टेस्ट हों जो कि नॉन इन्वेजिव हों, सस्ते हों, उन्हें एल्डरली में हम टाइम टू टाइम रेगुलरली करते हैं, जिससे कि अगर कोई डिजीज़ डेवलप होने पाती है तो उसको हम शुरुआती दौर में ही पकड़ लेते हैं और उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो डिफरेंट सिस्टम के लिए, डिफरेंट डिजीज़ के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग प्रोसेस है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन बाई क्लिनिशियन, और मैमोग्राफी करा सकते हैं। कैटरेक्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई से पता चलेगा। सर्वाइकल कैंसर पैप स्मीयर से पता चलेगा। कोलोरेक्टल कैंसर स्टूल ऑकल्ट ब्लड। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसके लिए रिस्क एनालिसिस, ईसीजी करा सकते हैं। डेफनेस क्लिनिकल इवैल्यूएशन, इसमें विस्पर टेस्ट एंड ऑडियोमेट्री करा सकते हैं। डिमेंशिया के लिए मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है, उससे पता चल सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस ब्लड शुगर एस्टिमेशन। डायबिटिक रेटिनोपैथी रूटीन फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन और फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी इफ रिक्वायर्ड। डिसलाइपिडीमा के लिए लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। ग्लूकोमा इंट्राओकुलर प्रेशर बाय टोनोमेट्री। हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग एंड चार्टिंग। लंग कैंसर के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड चेस्ट एक्सरे से पता चल सकता है, और जरूरत पड़ेगी तो और हम दूसरे टेस्ट सीटी स्कैन वगैरह करा सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बोन डेंसियोमेट्री आफ्टर रिस्क असेसमेंट। एंड प्रोस्टेट कैंसर एंड बीपीएच, इसके लिए रेक्टल एग्जामिनेशन एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये हम करा सकते हैं। तो जो भी स्क्रीनिंग प्रोसेस से अगर हमें कोई डिजीज़ का शुबा होता है तो हम उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट करा करके अर्ली डायग्नोसिस बनाएंगे, ताकि इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम कर सकें और डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन है, कोई डिजीज़ अच्छे खासे से बॉडी में फैल गई, उससे और कोई इफेक्ट ना होने पाए, उससे बचने के लिए हम टर्शरी प्रिवेंशन करते हैं। सो डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड एंड इनकैपेसिटेटिंग क्रॉनिक डिजीज विद द एम ऑफ मिनिमाइजिंग रेसिडुअल डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन। सो मेडिकल केयर एंड रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एल्डरली के लिए काम करती हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जैसे हेल्प एज इंडिया, एज वेल फाउंडेशन, एज केयर इंडिया, एल्डरली होम सोसाइटी, एज केयर सेंटर फॉर रिटायर्ड पर्सनल। इसमें से हेल्प एज इंडिया है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एल्डरली के लिए काम करती है अक्रॉस द कंट्री। नेशनल प्रोग्राम्स कुछ चलते हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स स्टार्टेड इन 1999। ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी ओएसिस। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम 2007 में स्टार्ट हुआ। इसमें स्टेट गवर्नमेंट 200 देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 200 देता है। ये अबव 65 ईयर्स के लिए और बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ये व्यवस्था है। पर मंथ। और नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स, इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। एंड पेस प्रोग्राम फॉर ऑल इंक्लूसिव केयर फॉर एल्डरली। सो टू समराइज, ओल्ड एज शुड बी रिगार्डेड एज नॉर्मल इनएविटेबल बायोलॉजिकल फिनोमेनन। तो अगर कोई इस एज तक रहता है तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बहुत आएंगी ही आएंगी। हमें ये सीखना है कि उसको मैनेज कैसे करना है। पर्सन्स केयरिंग फॉर एल्डरली हैव टू थिंक अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस वाइल डिजाइनिंग हेल्थ प्रोग्राम्स। Elderly must not be viewed as synonymous to bad health or death. Health education regarding elderly health problems should be at an early age, well before the attainment of geriatric age, so as to manage modifiable risk factors more efficiently. That's the concept of prevention. Public health policy must be crafted to reduce the adverse effects of premature aging, and this needs regular and periodic research in the field. अब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में या बड़े शहरों में जेरियाट्रिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जेरियाट्रिक ओपीडी होती है। हमारे यहाँ गोरखपुर के सेटअप में तो मेरी नॉलेज में कोई जेरियाट्रिक ओपीडी नहीं है। इवन हमारे एम्स में भी जेरियाट्रिक ओपीडी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इस्टेब्लिश प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ ओल्डर एडल्ट्स एज प्रैक्टिस्ड इन यूएस एज जेरियाट्रिक एजुकेशन सेंटर्स। सो एजिंग इज नॉट लॉस यूथ बट अ न्यू स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Thank you.